Good morning everyone. So here we are discussing chemistry from Lucent book and today's our topic of discussion is chemical bonding. So let's start. These are my credentials. Now move on to the topic chemical bonding. तो अभी तक देखिए हमने पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। जो आपका मैटर होता है वो कितने एक या एक से अधिक एलिमेंट का बना होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अकेला इंडिपेंडेंट कह सकते हो कि वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पर सोडियम दिख रहा है तो ये सोडियम है ना, कभी भी अकेला नहीं होगा, ये किसी के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, यानी किसी के साथ रहेगा। एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जो इनर्ट गैसेस होती है ना वो अकेला रह सकती है, और क्योंकि उनका ऑक्टेट जो होता है, ऑक्टेट मतलब उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो पूरा स्टेबल होता है। लेकिन जो और एलिमेंट है दूसरे वो क्या होते हैं, हमेशा अकेले कभी भी नहीं रहते, हमेशा किसी ना किसी के साथ मिलके वो मॉलिक्यूल बनाएंगे या कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो वो जो कंपाउंड बनता है या हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो बनता है वो किस वजह से बनता है, वो एक फोर्स की वजह से बनता है। फोर्स ही तो होगा तभी तो दो जो एलिमेंट है या एटम है वो आसपास रहेंगे, एक फोर्स ही तो जनरेट होगा उनके बीच में, राइट। तो एक फोर्स की वजह से वो क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो आयनिक देखिए केमिकल बॉन्डिंग में हमें सबसे पहले यही पढ़ना है, द फोर्स दैट होल्ड टुगेदर द डिफरेंट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। एक फोर्स होता है जो दो डिफरेंट एलिमेंट एटम्स को या एलिमेंट को या आयंस को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। वो फोर्स जो होता है ना, फोर्स यानी बल, किसी चीज को खींचना, ठीक है, तो वो खींच के रखते हैं एक दूसरे आपस में, और उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। और केमिकल जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली वो तीन तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है या फिर कोवलेंट होता है या वॉन डर वाल्स होते हैं, राइट। तो हम वन बाय वन हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। वैसे तो इलेक्ट्रॉन का सभी में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ देखिए, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर एलिमेंट फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। देखिए सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करते हैं, जैसे ये है NaCl। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है यानी कि नमक, ठीक है। तो ये किस प्रकार से बना होता है, Na जो होता है सोडियम होता है और Cl क्या होता है, क्लोराइड होता है। अब जो Na होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आप गिन लीजिए, 2, 2, 4, 6 और एक 7, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 7 है, यहाँ 1 है। अब इसको स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। इसमें 1 है तो ये इजीली इसको डोनेट कर देगा, और यहाँ पर इसका ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एवरी एलिमेंट जो भी है वो सब क्या है, सभी एटम्स अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट। दे वांट टू बी लाइक इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का जो एटम और ऑक्टेट होता है वो पूरा 8, मतलब उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या Cl के पास आएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, Na, इसने 1 डोनेट कर दिया तो यहाँ पर क्या प्लस आ गया, क्योंकि इसने 1 डोनेट कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, प्लस बन गया। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्लोराइड पे पास क्या हो गए, 8 हो गए, लेकिन ये माइनस चार्ज आ गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसको इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है, Na प्लस Cl। तो ये क्या है, ये होता है आयनिक बॉन्ड। तो अब आपको यहाँ पर समझ आ गया कि किस तरीके से क्यों ये बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है। बिकॉज जो एटम होता है ना बेसिकली वो अपना स्टेबल ऑक्टेट उसको चाहिए, वो अपना स्टेबल ऑक्टेट अचीव करना चाहता है। ऑक्टेट मैंने आपको बता दिया 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो स्टेबल होगा, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के पास क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी आ गई है। और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास क्लोराइड के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर आपका Na प्लस Cl आयंस बन गए। नाउ कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या होनी चाहिए, बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए मेटल शुड बी लो। आयनाइजेशन एनर्जी यानी देखिए सोडियम क्या है, बेसिकली ये आता है मेटल्स में, राइट, और नॉन मेटल्स में आ गया क्लोराइड, ठीक है। तो मेटल सोडियम है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। क्यों लो होनी चाहिए, अगर देखो ज्यादा होगी तो कोई फायदा थोड़ी है ज्यादा देने का एनर्जी, ठीक है।
कम एनर्जी देंगे तो इजीली निकल जाए ये, ठीक है। कहने का मतलब है ये इसकी जो टेंडेंसी होगी मेटल की वो गिविंग होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अपना देना चाहता है, राइट। तो देना चाहता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और कम होगी तो वो अपना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, ठीक है। और यहां पर बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। अब नॉन मेटल क्या है, यहाँ देखिए क्लोराइड है नॉन मेटल, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब बोलते हैं ना कि इसको इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है अपना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ी थी वो ये थी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कोई एटम लेता है तो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर ये ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे, राइट। तो दोनों के देखो आपको सीधे से आपको जो समझना है वो ये है कि मेटल्स है ना नॉन मेटल्स के साथ क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो क्यों बनाते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट। एवरी मेटल वांट्स, एवरी एलिमेंट वांट और एवरी एटम वांट स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, वो अपना आउटर सर्कल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनके। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई सोडियम को क्यों नहीं चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों ये ऐसे कर रहा है, बताओ क्यों। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 इसके जो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट। तो पहला भरेगा शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 8 आएंगे, और तीसरे में बच गए कितना, 1 बच गया ना। अब 11 है टोटल, 2 8 1, तो टोटल नंबर हो गए 11। तो 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 को तो ये रिमूव करना चाहेगा ऑब्वियसली टू बिकम वेरी स्टेबल। क्यों, 2 8 और 1 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। तो 2 और 8 को ये हटाना चाहता है, राइट, सॉरी 2 और 8 को ये रखना चाहता है और 1 को हटाना चाहता है, क्योंकि 8 बच रहा है ना इसके पास एंड में, 2 8 और 1, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बच गया, 2 और 8। 8 क्या है, ऑक्टेट है, इसके आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, स्टेबल हो गया, फिर इसलिए ये रिमूव करना चाहता है। नाउ अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जब इनको मेल्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा इनको एनर्जी देनी पड़ती है, इनका बॉयल करने के लिए भी इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड को ज्यादा मेल्टिंग, इनका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनको ज्यादा मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, एज वेल एज इनको बॉईल करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड से बंधे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा लेटिस एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। नाउ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन अ वाटर। आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl की बात कर लो या HCl की बात करते हैं, दोनों क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मोल्टन स्टेट। अगर ये कोई सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इनको किसमें, मोल्टन स्टेट क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट होती है, ठीक है, या कह सकते हैं पिघली हुई स्टेट में ये ज्यादा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और वाटर में भी ये गुड कंडक्टर है, राइट। आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब ये भी बात है, देखो यहाँ लिख दिया कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, तो ऑब्वियसली यहाँ लिखा हुआ है मोल्टन और वाटरी स्टेट में ये ज्यादा अच्छे गुड कंडक्टर है, तो ये सॉलिड स्टेट में क्या है, बैड कंडक्टर है ये। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब आता है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, राइट। अब आता है आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर कोवलेंट लाइक बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड। ये आपको ये बात याद रखनी है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, नॉन पोलर कोवलेंट, जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4 हो गया, या बेंजीन हो गया। ये क्या है, इनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड जिनके पास होता है वो इसमें घुलनशील होते हैं। बाकी अगर इनसॉल्युबल कौन से होंगे, आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl को आप बेंजीन में डाल के देखो तो नहीं घुलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालो तो नहीं घुलेगा, क्योंकि देखो आपका ऑब्वियस सी बात है, जो आयनिक कंपाउंड्स है उनमें आयन बन रहे हैं, यहाँ पर कोई आयन नहीं होते। बेंजीन और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें कोई आयन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ये घुलनशील भी नहीं होते, राइट। कोवलेंट बॉन्ड, अब आता है कोवलेंट बॉन्ड, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ना, वो 2 सेम एटम, जैसे कि मैं कहूँ कि H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, या मैं कहूँ कि
Cl2 बोल दूं, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये डिफरेंट, जैसे कि CH, ठीक है, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स में दिया हुआ है, H2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, HH, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस का मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन का एक होता है और इस वाले हाइड्रोजन का भी एक है, लेकिन इनको स्टेबिलिटी के लिए, देखो स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। 2, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, तो अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया, दोनों ने साझा कर लिया इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब अगर आप इस सर्कल को देखो यहाँ पे, तो H के पास कितने हैं, 2, ठीक है। इस वाले सर्कल को देखो तो हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2 हैं। तो ये इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल बंधे हुए हैं, किससे, कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट मतलब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास नहीं गया पर्टिकुलर, जैसे आयनिक बॉन्ड में चला गया था ना कि एक जो ज्यादा पावरफुल था उसने अपने तरफ खींच लिया, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि जो दो एटम सेम होते हैं या फिर वो किसी दूसरे एटम के साथ म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स को और ऐसा साझा करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यहाँ देखिए 7 है, इसमें भी 7 है आउटर मोस्ट में, ठीक है। इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो दोनों ने क्या किया, साझा कर लिए। ये इसका भी हो गया, ठीक है, तो ये 7 और एक 8 हो गया, इसका इसके साथ हो गया 8। टोटल गिन लो, 2 2 4 6 7 8, इधर भी 2 2 4 6 7 8, ठीक है। तो Cl2 में कितने हो गए, 8 8 हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये बॉन्ड को हम इस तरीके से दिखाते हैं। आयनिक बॉन्ड में हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया था, हमने सीधे लिख दिया था Na ने, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, राइट। आयनिक बॉन्ड्स में तो सोडियम के पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और क्लोरीन के पास क्या हो गया, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव हो गया। तो Na प्लस एंड Cl माइनस ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे H प्लस एंड Cl माइनस ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कोवलेंट बॉन्ड में इस तरीके से नहीं दिखाते, हम क्या दिखाते हैं, ये 6 तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन है उसका एक बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और यही क्या है आपका कोवलेंट बॉन्ड। Lone pair of electron, the pair of electron which do not take part in covalent bond formation are called the lone pair of electron. For example, this is one lone pair. अब ऐसा NH3 and 2 lone pair in water. अब कुछ देखो यहाँ पर देखिए, कुछ हमने सोडियम, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन गैस है, राइट। नाइट्रोजन के पास जितने भी यहाँ पर देखिए ये कितने, 2 3 4 5, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 5 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5 इधर आप डॉट समझ लीजिए, इधर एक डॉट है, इधर एक डॉट है, डॉट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर भी नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1, राइट। तो दो तो ये दिख रहे हैं, ये जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड में उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, लोन। तो यहां समझ गए आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर NH3 यानी अमोनिया में क्या है, 1 पेयर है, और यहाँ हाइड्रोजन में कितने हैं लोन पेयर। आपको इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए, इस तरह का डायग्राम दिखा के इसमें लोन पेयर कितने हैं, तो आप बताएंगे 2 पेयर दिख रहे हैं ऊपर एंड नीचे। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 पेयर, राइट। तो यहाँ पे अब देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 3 इसका, 1 इधर, 4, राइट, 5 6 7 8। तो NH3 ने कितने पूरे कर लिए अपने, नाइट्रोजन ने कितने पूरे कर लिए, 8 पूरे कर लिए अपने ऑक्टेट में, और हाइड्रोजन ने कितने पूरे कर लिए कोवलेंट बॉन्ड से, 1 2, राइट। 2 हो गए एक हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी 1 and 2, राइट। तो बहुत इजी एंड सिंपल है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 2 4, राइट। इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए, 2 2 4 तो हो गए, 5 6 7 8, एक ये वाला, एक इधर वाला, एक ये, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको कोवलेंट बॉन्ड का बता रही हूँ, ये बहुत इजी है। लोन पेयर आप देख के बता सकते हो, जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आप बता दोगे कि कितने पेयर बच रहे हैं, वो लोन पेयर हो गए, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर देखिए, इसको ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए आप। कोवलेंट कंपाउंड हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। क्यों होता है, बिकॉज उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली वो वीक होते हैं और इट नीड्स ओनली ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, राइट। इनको बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए
उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, राइट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए। दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन ग्रेफाइट, हमने पहले भी पढ़ा था। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उनमें इजीली पास नहीं होती। एक्सेप्शन इसका ग्रेफाइट पहले भी आया है। एंड दे आर जनरली इंसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होते बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली वो किस में डिजोल्व होते हैं, बेंजीन में, एसीटोन या क्लोरोफॉर्म में होते हैं, राइट। वाटर में नहीं होंगे। वाटर में कौन से होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, राइट। कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल होते हैं, ये इनमें डायरेक्शन होती है, क्योंकि पर्टिकुलरली देखो यहाँ पर आपको बॉन्ड दिख रहा है ये, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम। यहाँ पर क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोल लो या वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय द अदर एटम, राइट। द बॉन्डिंग बिटवीन डोनर टू एक्सेप्टर एटम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। यहाँ पर देखो इसको एरो से दिखाते हैं, ये क्या हो गया, डोनर हो गया। जैसे यहाँ सल्फर है, ये डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, सल्फर डोनर हो गया और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, राइट। इट इज डिनोटेड बाय दिस एरो। SO2 के एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर देखिए इसके इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 6 और 8। इसने एक यहाँ पर क्या बनाया, कोवलेंट। कोवलेंट कितने, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ऊपर और नीचे 2, ठीक है। यहाँ से 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 हेयर और 1 इज मेकिंग बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 1 2, ठीक है। तो 4 हो गए, 4 मिलके कितना बना रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ 2 दिखा दिया। अब इसमें 8 हो गए ऑक्सीजन के, सल्फर के काउंट करो, 4 तो ये हो गए सल्फर के, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको ये ऐसे बंद बनाएगा, इसको डोनेट करेगा एक तरीके से, तो यहाँ पर कितने हो गए, पूरे 6 थे और ये डोनेशन के बाद कितने हो गए, 8 हो गए, राइट। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को दिखाया जाएगा। तो आपको अगर ऐसे फॉर्मूला दिखा दिया जाए तो आप बता दोगे कि ये क्या है, ऊपर वाला कोवलेंट है, नीचे वाला भी कोवलेंट है, यानी कि SO2 के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड है और 1 इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव, क्योंकि दिया गया, डोनर से दिया गया है एक्सेप्टर को, राइट। तो इजी है यहाँ पे भी। अब आता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखो ये क्या होता है बेसिकली, जैसे ये इसको समझने के लिए आपको एक, अब देखिए सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या होता है बेसिकली, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑर्बिटल्स की शेप होती है पर्टिकुलर, राइट, ठीक है। जैसे कि S ऑर्बिटल है, उसकी एक सर्कुलर शेप होती है। पाई ऑर्बिटल होता है, उसकी थोड़ी इन्फिनिटी, जैसे आप इन्फिनिटी को सीधा रख दो तो किस तरह का दिखता है, आई विल शो यू। यहाँ देखिए ये क्या है, S ऑर्बिटल है जो कि राउंड एकदम सर्कुलर है, और यहाँ पर क्या है, P ऑर्बिटल, इस तरह की शेप होती है, इन्फिनिटी जैसी शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर जब S ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, इस तरह की शेप हो जाती है इनकी जुड़ने के बाद, तो ये मैक्सिमम जुड़ते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जुड़ने का मतलब इनका जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है सिग्मा बॉन्ड का, राइट, एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड का। देखो ये आपस में जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ते हैं, देखिए, ठीक है। तो इनका आप देख के ही बता सकते हो कि दोनों में से स्ट्रांगली कौन सा एक दूसरे को साथ जुड़ा हुआ है। तो सिग्मा ऑर्बिटल्स जो होते हैं बेसिकली, सिग्मा बॉन्ड जो बनाते हैं, S ऑर्बिटल जो बनाते हैं वो ज्यादा अच्छे से जुड़े होते हैं एज कंपेयर टू पाई ऑर्बिटल वाले जो जुड़ते हैं, राइट। तो जो सिग्मा ऑर्बिटल वाले बॉन्ड बनाएंगे वो क्या कहलाते हैं, जो S ऑर्बिटल वाले जुड़े होते हैं वो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जो पाई या P ऑर्बिटल वाले होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये हो गया पाई बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सिग्मा है एज कंपेयर टू पाई। लिखा हुआ है इस पे, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग देखी ना हमने इसके अंदर, सिग्मा के अंदर देखिए लीनियर है ओवरलैपिंग, ठीक है। As overlapping of atomic orbital is called the sigma bond, ठीक है। Since the extent of overlapping of atomic orbital in sigma bond is large, overlapping देखिए ये ज्यादा है ना, overlapping दिख रही है आपको, ये कितनी ज्यादा overlapping हो रही है इसमें तो हो ही नहीं रही ज्यादा, इसमें ज्यादा overlapping हो रही है। Hence sigma bond is the strong bond। और ये एग्जाम्पल्स जो है सिग्मा और पाई के, ये किसके एग्जाम्पल है, कोवलेंट बॉन्ड के ही एग्जाम्पल है। अब आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज और लेटरल ऑर्बिटल्स
ओवरलैपिंग ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, लेटरल हो रही है, ठीक है, यहाँ पर लीनियर है, लेटरल हो रही है, साइड बाय साइड हो रही है, ठीक है। तो ज्यादा अच्छे से ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या है, ज्यादा इनका जो बॉन्ड है वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिंस इन दिस केस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेसर देन सिग्मा बॉन्ड, सो पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो जाता है, राइट। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, क्योंकि इसके s ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं इसमें, और यहाँ पर देखिए s और p दोनों ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बन रहा है। पहला जो बनता है ना सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, राइट। यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हैं, पहला सिग्मा है, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई। तो सबसे ऊपर वाला पाई है, पहला तो सिग्मा ही रहता है, एक तो बॉन्ड सिग्मा ही होता है, ठीक है। उसके बाद पाई बनता है, फिर दूसरा भी पाई बनेगा, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो एक सिग्मा है या एक सिग्मा और पाई है, यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई है, राइट। अब आता है हाइब्रिडाइजेशन, द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी टू फॉर्म ए न्यू टाइप ऑफ आइडेंटिकल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो एक या एक से अधिक जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स जुड़ रहे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन दिखा रखा है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि प्योर एस ही नहीं है, यहाँ पर sp है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, हाइब्रिड बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है उसमें किस तरह की ज्योमेट्री है और किस तरह का बॉन्ड एंगल है। जैसे s और p ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो लीनियर इनकी ज्योमेट्री होती है और 180 डिग्री इनका एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है, राइट। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो sp2 जब जुड़ेगा तो ट्राइगोनल इनकी सिमेट्री होती है, ज्योमेट्री, और 120 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल होता है। sp3 होता है टेट्राहेड्रल और 109 डिग्री 28 इनका बॉन्ड एंगल होता है। sp3 इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, राइट। अब आता है बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम इन द गैसेस स्टेट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। यानी कि एक एटम 1 मोल ऑफ जो गैसेस स्टेट ऑफ सब्सटेंस है उसमें जो बॉन्ड है पर्टिकुलरली, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। बॉन्ड एनर्जी 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ द एटम, साइज कैसा है उस एटम का, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड उसमें कितने ज्यादा बॉन्ड है, राइट। ग्रेटर द साइज ऑफ एटम लेसर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। जितना बड़ा एटम होगा उतना इजीली टूटेगा, राइट, उसका बॉन्ड। लेकिन अगर उनका बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी यानी कि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा ही उसमें क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। जैसे सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, डबल बॉन्ड को टफ है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को और ज्यादा टफ है। तो 3 बॉन्ड होंगे ना, वो सबसे देर में टूटेगा, उसके लिए ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की जरूरत होगी, राइट। और जितना बड़ा एटम होगा उतनी कम हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए, वो इजीली टूट जाएगा, राइट। क्योंकि जितना बड़ा होगा उतनी उसमें अनस्टेबिलिटी होगी। अब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ, द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब जैसे 2 एटम जुड़े हुए हैं और उनके जो लेंथ है बीच में बॉन्ड की, उसी को बॉन्ड लेंथ बोल दिया इन्होंने। एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, सेंटर उनका देखना है दोनों का, और उनके बीच में जो लाइन आएगी उसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, साइज ऑफ द एटम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। ये भी क्या 2 चीजों पर डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ। एक तो साइज ऑफ द एटम, उसका एटम का साइज क्या है और उसमें कितने बॉन्ड है। ग्रेटर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, लेकिन ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, सपोज 1 बॉन्ड है और यहाँ 3 बॉन्ड है, तो 1 वाला जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेकिन 3 जिसमें है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इस तरीके से काम करती है। 3 वाला जो होगा ना, जैसे 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो 3 वाले की बॉन्ड लेंथ कम होगी और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। यहाँ लिखा है ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी कम उनकी लेंथ होगी, क्योंकि बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे वो आपस में उतने ही ज्यादा संघनित तरीके से जुड़े रहेंगे ना, बहुत कम एकदम पास पास आ जाएंगे। वो 3 अगर बॉन्ड है तो ज्यादा पास होंगे, 1 है तो थोड़े दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ भी जितने ज्यादा बॉन्ड होगी उतनी ज्यादा उनकी कम बॉन्ड लेंथ होगी, राइट। ये आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए।
दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, लेकिन जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट बिटवीन टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, then it is bonded to one by a covalent bond and to other by a weak force of attraction which is called the hydrogen bond। तो यहाँ पर देखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे? जैसे कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एफ है, ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। जब इनके साथ ये होता है तो क्या करता है, इसका जो वन एटम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिटवीन टू मोस्ट इलेक्ट, जैसे ये है एच एफ, ठीक है। तो ये वाला जो एच एफ है ना, ये दूसरा देखो ये क्या है, एच और एफ ने मिलके क्या बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड है ये। अब एफ वाला जो है ना, इसको खींचेगा थोड़ा सा हाइड्रोजन को, ठीक है। ये दो अलग मॉलिक्यूल्स है बट स्टिल ही वांट्स टू अट्रैक्ट, राइट। ये एफ फ्लोरीन जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। यहां पर भी देखिए एच और एफ ने बॉन्ड बनाया, मेन तो यही है, ठीक है, एच एफ। तो लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहा है ना इसको, फ्लोरीन है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके पास फोर्स है, तो वो उसको दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ भी होता है, ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ भी होता है, ठीक है। जैसे ये H2O है, H दो दिख रहे हैं, H2O, ठीक है। लेकिन ये पास मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में है, ठीक है। तो H2O है और O, ये देखिए O दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन, ये इसको खींच रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा फोर्स लगा रहा है इसके साथ, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, ठीक है। और इस वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इसी जो डॉट डॉट करके दिखाया ना, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब आता है H2O इज ए लिक्विड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो ये आपस में ये सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए ना, H2O ये तो पूरा जुड़ा ही हुआ है, साथ में ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अट्रैक्ट कर रहा है। रादर ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग वाटर लिक्विड, राइट। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन भी देखो यहाँ से बन सकता है कि जो वाटर होता है वो लिक्विड क्या होता है, किस फोर्स की वजह से होता है, किस बॉन्ड की वजह से होता है, हम बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। H2S डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन H2S जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। सो इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर, इसलिए रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस की फॉर्म में होता है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब हो गया कि जैसे ये बना है H2O, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे HF और F और H के साथ ये मिलके बना रहा है, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, राइट। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो आपस में ही बॉन्ड बनाने लग जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, तो वो बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर का एक मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर है, राइट। Intermolecular hydrogen bond arise when hydrogen bond occur between two or more molecules, right? In this case, molecular melting point and boiling point of compound increase due to molecular association. जैसे कि ये HF है, ये H2O वाला है, राइट। तो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ जाते हैं, राइट। मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। When hydrogen बॉन्डिंग अकर्स विद इन ए मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड का एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, राइट। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये आपका ये देखिए ये ऑक्सीजन, जो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन। ड्यू टू साइक्लाइजेशन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन दिस केस। अब यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो रही है, यहाँ पर साइकिल बन रहा है। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। एल्कोहल देखिए ये क्या है, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है और ये H2O का। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसी वजह से वाटर में क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल इजीली घुल जाता है और सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो अब हमारा देखो ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
तो नेक्स्ट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. If you like my video, please share it, and please do comments. If you don't understand anything, you can comment me anytime. Thank you very much.